नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच मौजूद हैं श्री तारिक अनवर जी, और आज उनसे बात करेंगे बिहार के चुनाव को लेकर और उनके कटिहार आगमन को लेकर भी, और किस तरह से वो आगे कटिहार और बिहार की राजनीति को देखते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि अभी पहले एनसीपी में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर एनसीपी, फिर वापस कांग्रेस। ये मतलब आपकी जो जर्नी रही है कैसी रही है, और इस तरह से उतार चढ़ाव कैसे देखते हैं लोग इसे? वो तो बहुत लंबी जर्नी थी और यूँ कहा जाए कि एक भावनात्मक निर्णय मैंने लिया था, जिसका देर से ही सही उसका शुद्धिकरण हो गया। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा परिवार जो है वो फ्रीडम फाइटर परिवार है। हमारे ग्रैंडफादर बिहार, उड़ीसा उस समय एक स्टेट हुआ करता था, उसके वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मेरे पिताजी भी विधायक थे कांग्रेस से 52 से लेकर 67 तक। तो चूँकि एक जो पृष्ठभूमि थी मेरी वो कांग्रेस की थी और राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, तो लगातार उसी में हम लोग रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक समय ऐसा आया था 99 में, जब हमने एक भावना में बहकर एक गलत फैसला, हम उसको मानते हैं, मैंने लिया था, क्योंकि वो विदेशी मूल का मुद्दा मैंने उठाया था। लेकिन आज जब हम देखते हैं सोनिया जी को तो मुझे आश्चर्य भी होता है, विश्वास कभी कभी नहीं होता है कि एक विदेशी मूल की महिला जिस तरह से उन्होंने भारत को अपनाया और अपने पति के हत्या के बाद, उनके शहादत के बाद भी वो इस देश में बनी रही, अपने बच्चों को आज उन्होंने एक तरह से राजनीति में झोंक दिया है। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि वो सही मानों में एक देवी है। सर, अभी भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल जी निकले हुए हैं, उसको देखते हुए 2024 के चुनाव में क्या लगता है बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारत जोड़ो ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। राहुल जी ने भी इसको कई बार स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। ये यात्रा सही मानों में जो देश की परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, देश का जो एक माहौल है उसको बिगाड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हमारे देश में चल रही है, जो आगे चलकर, अभी तो नहीं लग रहा है लोगों को, लेकिन आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा नुकसान देश को पहुंचेगा। क्योंकि जब हम धर्म के नाम पर आपस में बंट जाएंगे तो वही स्थिति हो जाएगी जो आज से 200 साल पहले या 250 साल पहले जब ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने उसी फार्मूला को अपनाया था और देश को धार्मिक रूप देकर या धार्मिक उन्माद पैदा करके उन्होंने दो समुदाय के बीच में तफरका पैदा किया था। तो वो स्थिति नहीं बने। तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने जो शुरू किया है और जो लगभग 3600 किलोमीटर की यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसलिए किया है कि देश की जो समस्याएं हैं उससे देश के लोगों को रूबरू किया जाए। और उसमें महंगाई है, उसमें गरीबी है, उसमें भ्रष्टाचार है और बेरोज़गारी है, किसानों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, हर वर्ग की एक समस्या है। वो उनसे लगातार रूबरू हो रहे हैं, उनसे इंटरएक्शन हो रहा है, उनकी बातचीत हो रही है। तो सब चीज़ों का मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में वो उसका सही ढंग से कैसे उसका विकल्प तैयार किया जाए, उसकी कोशिश में वो लगे हैं। सर, भाजपा एक दूसरे तौर पे बिहार के खास करके सीमांचल के एरिया को देख रही है, और
सुनने में आ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वो सीमांचल को बनाना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि धार्मिक चीज़ों को करके और धर्म के ऊपर बात करके फिर दोनों लोगों को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान का वो फ़र्क किया जाता है। चूँकि आपको करोड़ों युवा फॉलो करते हैं, मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भड़काता है तो लोग क्यों भड़कते हैं, और दूसरा सिर्फ यही मुद्दे क्यों आते हैं जो चुनाव में ही बार-बार आते हैं? देखिए, जो पार्टियां जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, जिनके सामने कोई जो कहा जाए कि कोई भविष्य का कोई विकल्प नहीं होता है, वही पार्टियां, ये वो लोग धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग है। धर्म जो राजनीति में है, उनका काम है देश को बनाना, देश की समस्याओं का समाधान करना। जैसा मैंने अभी कहा कि गरीबी है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, उन चीज़ों को अगर उन्मूलन कैसे हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम बने। मंदिर मस्जिद बनाने का काम वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वो तो जो हमारे धार्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु कहिए उनको, जो भी शब्द उनका है, ये उनका काम है कि कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मस्जिद बनेगा, क्या होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक दलों ने ठेका ले लिया है, तो उसी की वजह से जो एक संतुलन बना हुआ था, वो संतुलन बिगड़ गया है। तो कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि हम लोगों को जो मूल समस्या देश के सामने है, जिसके लिए हम आज़ादी की लड़ाई किस लड़े थे, कोई मंदिर मस्जिद बनाने की लड़ाई नहीं थी हमारी अंग्रेज़ों से। हमारी उनसे लड़ाई थी कि हमारा जो शोषण हो रहा था, हमारे यहाँ जो गरीबी थी, जो पीड़ा थी, उसको कैसे ख़त्म करें। तो गांधी जी का ये मानना था कि आज़ादी होगी तो हम तमाम समाज के सब तबके को, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो उस दिशा में कांग्रेस चल रही है। तो धार्मिक के उन्माद पैदा करना बहुत आसान है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं उसकी आस्था जुड़ी हुई है। तो किसी की आस्था को भड़काना बहुत आसान होता है। तो हमारा धर्म खतरे में है, हमारा मज़हब खतरे में है, हमारा भगवान खतरे में है, ये सब कह के लोगों को एक तरह से उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये जब तक सिलसिला रहेगा, तब तक हमको लगता है कि वो हमारे देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। हमको तो जो देश की समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक दल का ये कर्तव्य है। वो मंदिर मस्जिद में उलझा कर लोगों को भटकाने की कोशिश करता है। सर, केंद्र शासित प्रदेश बनने से क्या बीजेपी को फ़ायदा होने जा रहा है? अब ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कायदे से जो केंद्र शासित राज्य बनता है, वहाँ विधानसभा लगभग नहीं होता है, या वहाँ की सरकार का कोई महत्व नहीं होता है। और एक तरह से राज्य की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी आप कश्मीर को ले लीजिए, या पहले नॉर्थ ईस्ट जितना स्टेट था, ये सब केंद्र शासित राज्य था। लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो सबको राज्य का असर दिया उन्होंने। तो वहाँ विधानसभा बनी, वहाँ के लोग राजनीति में सक्रिय हुए, और एक अपनी अपनी पहचान लोगों ने बनाई वहाँ, और राज्य का विकास भी हुआ। तो केंद्र शासित करने का मतलब ये होगा कि उसको सीमित कर देना है। आज जैसे बिहार, जैसे दिल्ली सरकार है, आज दिल्ली सरकार केंद्र शासित है, तो उसका विकास जो है वो अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, दोनों के बीच में कोई समन्वय नहीं है। तो वही हालत हो जाएगी आगे चल के, वो ठीक नहीं है। हमारा देश जो है वो, जो हमारे देश का संविधान है वो फेडरल है, यानी संघीय ढांचा हमारे यहाँ। हर राज्य को उसकी अपनी एक पहचान है, उसका अपना कल्चर है, उसकी भाषा है, हर तरह से वो इंडिपेंडेंट है। तो संघीय ढांचा को ख़त्म करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि आपको करोड़ों युवा फॉलो करते हैं,
तो ये जो धर्म की राजनीति होती है, चाहे कोई भी पार्टी करे, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर ये नहीं कहूँगा, उसमें युवाओं का क्या रोल होना चाहिए और किस तरह से वो मूव करे, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, युवाओं को भी तो बांट दिया ना, धर्म के नाम पर उनको भी बांट दिया। एक समय था कि हमारे यहाँ छात्र आंदोलन होता था, नौजवानों का आंदोलन होता था, और उसमें कोई किसी तरह के धार्मिक बात नहीं होती थी। लोग नौजवान अपनी समस्या को लेकर आंदोलित होते थे, छात्र अपनी समस्या को लेकर आंदोलित। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, वो छात्रों को भी, नौजवानों को भी, किसानों को भी, समाज के हर मजदूरों को भी, सबको धार्मिक तरीके से बांटने की कोशिश की है। यानी एक तरह से उसमें डिवीज़न कर दिया है, ताकि वो अपनी बात सरकार के सामने पूरी ताकत से नहीं रख सके। अगर बटे रहेंगे तो जाहिर है सरकार उनकी बात नहीं मानेगी। तो यही मोदी सरकार कर रही है। उनका यही प्रयास है कि समाज के हर वर्ग के अंदर एक टकराव पैदा किया जाए, आपस में नफ़रत, घृणा पैदा की जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। तो आप देख रहे थे और आपने सुना तारिक अनवर जी को हमारे BMW न्यूज़ चैनल पे, और मैं धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से आपका कि आपने काफ़ी कीमती समय दिया और काफ़ी प्रमुखता से सारी बातों को रखा हमारे बीच। मैं कैमरा पर्सन सोनू कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।